जो भी इस सेशन में आए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बता दूँ, ये डाउट क्लियरिंग सेशन कोई एक दिन का नहीं है। आगे जब तक ईश्वर इच्छा रहेगी हम लोग 6 महीना, साल भर, जितना परमात्मा इस सेशन को चलाएगा हम इस सेशन को कंटिन्यूअस रखेंगे और आप हर हफ्ते जो है इस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चाहे आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, लाल किताब के स्टूडेंट हैं, या आप वैदिक ज्योतिष सीख रहे हैं, आपका क्वेश्चंस किसी से भी रिलेटेड है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी बात ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि पर्सनलाइज्ड कुंडली को डिस्कस ना करें, क्योंकि हमें काफ़ी हेजिटेशन होता है पर्सनल बात बोलने में कई बार, क्योंकि आपका मान सम्मान भी इसमें जुड़ा हुआ है और हमारा भी मान सम्मान जुड़ा हुआ है। तो कोशिश करें सूत्रों पर बातचीत हो, डाउट्स क्लियर करने पे जोर दीजिएगा। इससे सेशन में काफ़ी आनंद आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। आप बहुत अच्छे से इस सेशन को आप एंजॉय करेंगे। और मैं अभी आपसे कहूँगा कि आप लोगों ने जिसने भी हमारे एस्ट्रो पाठशाला ऐप को डाउनलोड किया हुआ है और साथ में कोई भी कोर्स परचेज किया है, उस कोर्स के बारे में, यानी कि जो किसी वीडियोस में आपको कोई बात समझ नहीं आई है, कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ ज्योतिष का, वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। क्योंकि ये सेशन हम जो ले रहे हैं ये हमारी ऐप के द्वारा ही ले रहे हैं। मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐप के माध्यम से सेशन लेने का। तो ये जूम मीटिंग टाइप की ज़रूर है, पर ये एग्जैक्टली जूम नहीं है। इसमें इंटरेक्शंस वैसा नहीं होता जैसे जूम में होता है, बट आप जो क्वेश्चंस लिखेंगे उसको वो मैं देख पा रहा हूँ बड़े आराम से, उसके आधार पर ही मैं आपको आंसर देता रहूँगा। तो प्लीज़ पहला आप बताएं कि आपका क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले कहाँ से लें हम? शांति स्वरूप जी कह रहे हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब। शांति स्वरूप जी, ये मिक्स टाइप सेशन है। इस सेशन का मुख्य उद्देश्य हमारे जो एस्ट्रो पाठशाला के स्टूडेंट हैं उनका मार्गदर्शन करना है। जो कोर्स हमसे परचेज किए हैं उनमें उनको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है उसके बारे में डिस्कस करना है। शांति स्वरूप जी ने क्वेश्चन पूछा है कि रेमेडीज करने के लिए अकॉर्डिंग टू द लाल किताब, रेमेडीज करने के लिए लगन को चार्ट को कंसीडर किया जाए या वर्षफल को किया जाए। कहने का मतलब है शांति स्वरूप जी पूछना चाहते हैं कि रेमेडीज करते समय किन कुंडलियों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले उसका आंसर ये बनता है कि सबसे पहले शांति स्वरूप जी हमें कुंडली को कंसीडर करना है, मेन चार्ट को कंसीडर करना है। और अगर आपको ये चीज समझनी है कि इस साल, आने वाला साल मेरे लिए कैसा जाएगा,
तो वर्षफल बनाना है। और उससे पहले आपको ये समझना कि आपकी पूर्व जन्म के ऋण कौन कौन से हैं, यानी कि कर्जा। पूर्व जन्म से आप का जो कार्मिक अकाउंट है, जो आपका नेगेटिव कार्मिक अकाउंट होता है, वो आपको इस जन्म में दुख देता है। और जो आपका पॉजिटिव कर्मा का अकाउंट होता है, वो जीवन में सुख प्रदान करता है, खुशियां देता है। इस संसार में जो दुख आप चारों तरफ देखते हो, उसे ना तो भगवान देता है और ना ही तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारे बच्चे या तुम्हारा स्पाउस उस दुख के लिए जिम्मेवार नहीं है, अपितु आप स्वयं उस दुख के जिम्मेवार हैं। अब परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो हमें यह नहीं पता चलता कि पूर्व जन्म में हमने क्या किया, हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट कैसा था। तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी एक बेहतरीन टूल है, और उसमें भी लाल किताब विशेष रूप से जो हमें समझाती है कि देखो आप इस नेगेटिव कार्मिक अकाउंट के साथ आए हो, सबसे पहले उस कार्मिक अकाउंट को ठीक करो। जब तक वो ठीक नहीं करोगे, आपके लाइफ के चैलेंजेस ज्यादा मात्रा में आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके शुभ कर्मा बहुत ज्यादा हैं तो आपको चैलेंज नहीं आएंगे, आएंगे चैलेंज, पर वो इतने टिपिकल नहीं होंगे कि आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से आपको पीड़ाएं पहुंचाएं। लाल किताब में 9 ऋण हैं जिनके ऊपर विशेष बल दिया गया है, और इनको सबसे पहले चेक करना है। फिर देखना है मंगल बद तो नहीं कुंडली में, क्योंकि मंगल बद बहुत बड़ा रोल अदा कर देता है। ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एरर पैदा कर देता है, और कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे आपके परिवार के व्यक्ति भी परेशान रहते हैं, और जिनके साथ आपकी मित्रता होती है वो भी परेशान रहते हैं। तो इस तरीके से आपको, विशाल कृष्ण जी पूछ रहे हैं कि हैंड रेज नहीं करना। नहीं विशाल जी, बस यहाँ पे लिखिए आप, और हैंड रेज की व्यवस्था होगी तो मैं आज पता करूंगा, मुझे इसका मालूम नहीं है। पर एक एक करके अभी शांति स्वरूप जी के क्वेश्चंस चल रहे हैं। जब आप ऋणों के, पास्ट लाइफ ऋणों के, जब आप रेमेडीज करते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए, रेमेडीज 43 दिन नहीं केवल नहीं होती हैं, ये 3 साल, 5 साल, 7 साल तक का भी टाइम ले सकती है, अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स। कि सीवियरिटी को देखते हुए एक अच्छा ज्योतिषाचार्य ये डिसाइड करता है। फिर आता है नंबर वर्षफल का। अगर वर्षफल में कोई ग्रह खराब अवस्था में आता है, खराब सिचुएशन में आता है, ऐसे में आप उसकी रेमेडीज भी कर सकते हैं।
अब हम अगला ये शांति स्वरूप जी का शांति स्वरूप जी ने लिखा है, एक और बात लिखी है। वो लिखा है आपने कि जुपिटर, राहु और शनि किसी भी घर में हो, ये इन लाल किताब द प्लेनेटरी पोजीशन आर कैरिड एज इट इज इन वर्चुअल क्रिएशन बट इट इज नॉट इन रॉन्ग इफ देखिए, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना पड़ेगा शांति जी। उसके लिए जो आपने लाल किताब का जो कोर्स परचेज किया है उसमें हर ग्रह के बारे में दिया हुआ है कि ग्रह को कैसे देखते हैं कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। उसको देखने का तरीका है, उसको एक बार देखिएगा। प्रभात जी ने क्वेश्चन लिखा है, 9th भाव में केतु क्या अकल्ट में जाने के लिए सही है? हाँ प्रभात जी, बिल्कुल ठीक है। 9th हाउस का केतु, अकल्ट तो नहीं बोलना चाहिए, स्पिरिचुअल बोलना चाहिए। 9th हाउस का केतु काफी हद तक हमें डिटैचमेंट भी क्रिएट करवाता है। 9th हाउस का केतु हमारे अंदर एक धर्म के प्रति बहुत आस्था पैदा करता है। जो हमारा सनातन धर्म है या जो जिस भी धर्म से रिलेटेड व्यक्ति है वो, उसका अपने धर्म के प्रति आस्था बहुत होती है और वो रिचुअल्स में काफी बिलीव करता है। अपने धर्म के जो रिचुअल्स होते हैं उसमें काफी बिलीव करता है। और 9वां भाव का संबंध वेदांग से है और वेदांग का ही एक पार्ट ज्योतिष है। अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि क्या ज्योतिष के लिए 9th हाउस का केतु अच्छा है, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली अच्छा है। बहुत हेल्प करता है आपको ज्योतिष को सीखने के लिए। संजीव जी ने प्रश्न किया है, नवमांश कुंडली में यदि शुक्र के आगे यदि केतु, नहीं ये लाल किताब का की भाषा है संजीव जी, नवमांश कुंडली लाल किताब में नहीं देखी जाती है, तो वो आगे पीछे वाला कंसेप्ट जो है वो हमारे लाल किताब में होता है और लाल किताब में मेन चार्ट यानी कि D1 चार्ट यानी कि लगन कुंडली ही देखी जाती है। प्रभा जी लिखती हैं, गुरुजी उपाय करना जरूरी है, ये सिर्फ बुरे कर्म का त्याग करना और परोपकार में जाना ही काफी है। प्रभा जी आपने जो आंसर दिया है दैट्स रियल रेमेडी, बट अगर अभी चोट लगा है तो मल्लम तो लगाना पड़ेगा ना। ये सभी जानते हैं जो चोट लगा है आपको वो ठीक हो जाने वाला है। जब आप खाना बनाते हैं रसोई में और गलती से गर्म तवे को हाथ लग जाता है तो स्किन हल्का सा डैमेज हो जाती है। यू नो वेरी वेल कि ये 3 दिन में 5 दिन में हर हालत में ठीक होगा ही होगा अगर कोई मेडिसिन नहीं करते हैं तो। पर जो अभी बर्निंग सेंसेशन हो रही है उसका क्या, तो उसको तुरंत रिलीफ देने के लिए हम कोई मल्लम लगाते हैं, कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास हमारे ऊपर अटैक करते हैं और स्थिति असहनीय हो जाती है, तो ऐसे में ये हमारी चाहे लाल किताब की रेमेडीज हों, चाहे वैदिक ज्योतिष की रेमेडीज हों, या परमात्मा का नाम जप हो, गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र जप हो, ये करने से बर्निंग सेंसेशंस में काफी कमी आती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेमेडीज
कैसे हमें हेल्प करती हैं। बट रियल रेमेडीज डेट की परोपकार और ट्रांसफॉर्मेशन इट्स अ मस्ट, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप लंबे समय के लिए ठीक होना चाहते हो, लंबे समय के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन तो करनी ही पड़ेगी। उदय जी लिख रहे हैं, मांगलिक दोष में और मंगल बद में क्या डिफरेंस है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या रेमेडीज हैं? उदय जी, हमारा यूट्यूब चैनल पर मंगल बद के बारे में बहुत डिटेल में है और मंगल दोष के बारे में भी बहुत डिटेल में दिया गया है और सिम्टम सहित दिया गया है। तो आज पहला सेशन है, आगे से हम ये करेंगे कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक हम छाटेंगे और उस टॉपिक पे भी बात करा करेंगे, तो उसमें मैं कभी जरूर लूंगा। फिर भी इतना बता दूं, लाल किताब के अनुसार मंगल यदि चौथे भाव में बैठा हो और मंगल 8वें भाव में बैठा हो, इसे मंगल दोष कहा है। और अगर कुंडली में सूर्य और बुध अलग अलग बैठे हैं, मतलब एक साथ युति बना के नहीं बैठे हुए हैं, सूर्य बुध अलग हैं, मंगल की सिचुएशन बनती है। तो मंगल बद की सिचुएशन बनती है। मंगल बद, तो अगर सूर्य बुध अलग अलग बैठे हैं और कुछ मंगल की जो पोजीशन गड़बड़ होने से मंगल बद हो जाता है, तो इसका हम आगे भी इसको हम करेंगे। सौरभ जैन जी पूछते हैं, मंगल केतु क्या मंगल बद है? बिल्कुल हो सकते। मंगल केतु की युति मंगल बद बनाने में सबसे ज्यादा आगे मानी जाती है। और एक बात बता दूं, बाई चांस मंगल बद से बच भी गए तो भी मंगल केतु के जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल मंगल बद जैसे ही होते हैं। विशाल जी लिखते हैं, सूर्य बृहस्पति शुक्र मंगल इन ऑल इन 7th हाउस से कैसे समझें? 4 ग्रह बैठे हैं विशाल जी। 4 ग्रह एक तो जिस भी हाउस में बैठेंगे उसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि ये हाउस काफी स्ट्रांग हो गया है, काफी हैवी हो गया है। और इसको देखने का तरीका सबसे ज्यादा आसान ये रहता है कि हमने एक ऐसा प्लेनेट ढूंढना है इन चारों में से जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है। और शक्ति कैसे ढूंढते हैं ये आप जानते हैं, क्लास में आप सीख ही रहे हैं। उसके हिसाब से एक बार गणित बना के देखो और एक ग्रह छाटो, वो पूरा हाउस और उसमें बाकी के 3 ग्रह उसके अकॉर्डिंग ही, यानी उस प्लेनेट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शांति स्वरूप जी कह रहे हैं, नो ऋण की क्लास में डिस्कस हुआ है सर नो ऋण लाल किताब के अनुसार क्या लाल किताब का उपाय पाठ्यक्रम में इनकी चर्चा की गई है? आपने कोई वीडियो अपलोड किया है? शांति स्वरूप जी, जिसमें पितृ ऋण, मातृ ऋण, बहन बेटी का ऋण, अजन्मा ऋण, ईश्वरीय ऋण, ये जो ऋण की चर्चा है ये सारे यही 9 ऋण हैं। रिश्तेदारी का ऋण, स्त्री श्राप, ये सब के सब 9 ऋण की श्रेणी में ही आते हैं। और उनको हमने, जो आपने कोर्स परचेज किया लाल किताब वाला, उसमें बहुत डिटेल में है। और ऋण के ऊपर तो मुझे याद है 4 से 5 क्लास ली थी, ये 8 में भी उससे ज्यादा हूं। नरेश जांगेड़ लिख रहे हैं, गुरुजी लोगों में राहु बजट और शुक्र की युति और 2 भाव में सूर्य शनि की युति क्या फल देंगे? सबसे पहले तो लगन, अच्छा लोगों लगन लिखा है, लगन राहु
ढंग से समझ में नहीं आया मुझे, आप स्पेलिंग मिस्टेक कर गए नरेश जी, तो मैं डाउट में हूँ। वीरेंद्र जी लिख रहे हैं आई वांट टू ज्वाइन लाल किताब लर्निंग कोर्स, प्लीज गाइड अस। वीरेंद्र जी, जो अभी कोर्स चल रहा है प्रेजेंट में, वो तो मिड में है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा अभी, क्योंकि अभी आप बीच में आएंगे तो आप समझ में शायद नहीं समझ पाएंगे उस कोर्स को। बेटर ऑप्शन ये है कि आप हमारी ऐप के जो लाल किताब का कोर्स है उसको परचेज कर लीजिए। उसका लाल किताब जो दी हुई है वो वही है जो मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है। ऐप से कोर्स लेने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग, आप अपने टाइम के अनुसार ही जब चाहे जब ऐप के कोर्स को स्टार्ट करके कोई भी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब तो अच्छी बात यह है कि डाउट्स क्लियर करने के लिए भी हम क्लास ले ही रहे हैं, तो वो जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम डाउट्स कहाँ पे पता करेंगे। तो वो आप ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हाँ, जो नया कोर्स आएगा जब भी, वो आपके पास पहुंच जाएगी उसकी बात। नरेश जी लिख रहे हैं सेविंग नहीं होता है, कर्जा बना रहता है, पत्नी के साथ मतभेद रहते हैं। देखिए, अगर कर्जा बार बार बना हुआ है, सेविंग नहीं हो पा रही है और पत्नी के साथ मतभेद है, इसमें तीन चीज इन्वॉल्व है। कर्जा आता है मंगल की खराब स्थिति के कारण, सेविंग नहीं होती है गुरु ग्रह की प्रॉब्लम की वजह से, और पत्नी के साथ अनबन जो रहती है वो रहती है शुक्र ग्रह की वजह से। आप आंख बंद करके इन तीन ग्रहों की रेमेडी शुरू कर दीजिए, मंगल की, गुरु की और शुक्र की, आपको रिलीफ मिल जाएगा। वीरेंद्र कुमार जी लिखते हैं चतुर्थ भाव में मंगल बुध शुक्र है, मंगल शुक्र बुध है, 10th भाव खाली है, क्या ग्रहों के अलग अलग फल देखने होंगे या फिर मसनूई का कंसेप्ट लगेगा? वीरेंद्र जी, मसनूई का कंसेप्ट केवल 2 ग्रहों पर अप्लाई होगा। सबसे बड़ी बात, 2 ग्रह जब युति बना करके इंडिपेंडेंटली किसी हाउस में होंगे तो मसनूई का कंसेप्ट लगेगा। अब प्रश्न उठता है कि हम अगर 2-3 ग्रह बैठे हैं, जैसे कि आपने प्रश्न पूछा है, तो क्या इनके अलग अलग फल देखेंगे या सामूहिक रूप से देखेंगे? आपने अलग अलग फल देखने हैं, पर समझते समय उसको सामूहिक रूप से समझना है। अगर 3 ग्रह बैठे हैं तो 3 ग्रह आपस में मिल करके, आपस में सामंजस्य बिठा करके आपको परिणाम देंगे। और वो सामंजस्य कैसे बैठेगा? चाहे 2 ग्रह बैठे हो चाहे 3 बैठे हो, उसमें से एक ग्रह लीडर होगा और फिर वो अपने अनुसार बाकी 2 ग्रहों को कहेगा कि अब मेरे अनुसार काम करो, यानी कि मेरी फिलॉसफी के अनुसार काम करो। जैसे मंगल बुध और शुक्र, अभी अकॉर्डिंग टू चार्ट ये केवल सुनकर के नहीं बताया जा सकता कि इनमें से हु विल बी द बॉस, बट मैं वैसे ही हाइपोथेटिकली मान के चलता हूं कि अगर मंगल बॉस हो जाएगा तो बुध को वो जो आदेश देगा, अब उस बुध के एक्शन में बुध की चापलूसी नहीं होगी, बुध की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्मार्ट नहीं होगी, बुध भी मंगल की तर्ज पे काम करना शुरू कर देगा और शुक्र भी काफी हद तक मंगल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि मार्स, मंगल जो है
इस युति में लीडर बन गया है, तो वो अच्छा नहीं। और मंगल की का आपका काम मंगल से रिलेटेड है, तो ये आपके लिए और भी हेल्पफुल होगा। अब जैसे इसी केस में पत्नी के स्वभाव को अगर हम देखेंगे, तो एक ज्योतिष का सूत्र कहता है, खास करके लाल किताब का सूत्र है, अगर शुक्र ग्रह के साथ कोई भी गर्म मिजाज का ग्रह बैठ जाए, या आप गर्म मिजाज का भी ना बोले तो आप ये माने हॉट प्लेनेट, फायरी प्लेनेट बैठ जाए। फायरी प्लेनेट कौन कौन से होते हैं? ज्योतिष में 3 ग्रह फायरी प्लेनेट होते हैं, सूरज, मंगल और केतु। अगर ये किसी व्यक्ति की कुंडली में भी शुक्र के साथ बैठ जाए, तो ये आपके स्पाउस का स्वभाव खराब कर देंगे, मतलब गुस्सा दिला देंगे। उसमें गुस्सा होगा, डोमिनेशन होगा, वो व्यक्ति पावर परीक हो जाएगा। कौन? उसका स्पाउस। अगर पुरुष है, पुरुष की कुंडली में ये घटना घटती है, तो उसकी वाइफ का स्वभाव ऐसा हो जाएगा। और फीमेल चार्ट है, तो फीमेल में उसका हस्बैंड ऐसा हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस चीज को समझ सकते हैं। अनु जी का क्वेश्चन है, सूर्य बुध के साथ हो परंतु शनि भी साथ में, आप यही लिख देते कि सूर्य, शनि और बुध एक साथ बैठे हैं, और नीच भंग राजयोग बन रहा हो, क्योंकि 12th हाउस में 7th राशि लिब्रा कॉल करती हो, तो ये इफेक्टिव। पहली बात तो अनु जी मुझे समझ में नहीं आया ये, क्योंकि जब तक मैं अपनी आंखों से केस को नहीं देख लूंगा बोलना बड़ा गड़बड़ है। क्योंकि नीच भंग राजयोग अपने आप में एक ऐसा कंसेप्ट है कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को भी नहीं मालूम होता कि एग्जैक्टली नीच भंग कैसे होता है, तो कुछ का कुछ समझ जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि मैं जो बताना चाहूं वो आपके लिए बेटर ना साबित हो। प्रतिभा जैन जी लिख रही हैं, सर मंगल राहु 11 भाव में है और मेष राशि में है, तो भी क्या मंगल बद होता है? ऐसे नहीं देखते प्रतिभा जी। जब भी आपने देखना हो, पहला स्टेप है मंगल बद देखने का, क्या सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं? अगर नहीं एक साथ बैठे हैं तो मंगल बद वैसे ही हो गया। अब चाहे वो राहु के साथ बैठे या ना बैठे, अगर आपके केस में सूर्य और बुध अलग अलग बैठे हैं, यानी कि एक हाउस में नहीं बैठे हैं, और ऐसी सिचुएशन में मंगल राहु भी एक साथ बैठे हैं, तो ये मामला बहुत सीवियर हो गया। मंगल बद बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। अगर सूर्य फिर ये मंगल राहु 11वें में बैठे हैं, तो नेगेटिव परिणाम मंगल बद के थोड़े कम मिलेंगे, बट गुस्सा, लड़ाई झगड़ा होने के चांस भी बढ़े रहेंगे। यहां पे ये युति हेल्थ के लिए अच्छी नहीं। इस युति को नहीं करने के लिए एक्सरसाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इन्हें बड़ा फिजिकल एक्सरसाइज, जिम्स वगैरह करते रहना चाहिए, ज्यादा बढ़िया है। हर्ष पटेल जी कह रहे हैं, क्या मंगल ग्रह का मैरिज करवाने में कोई रोल होता है? तो इसका आंसर है, बिना मंगल के कोई मैरिज होती ही नहीं। जब हम अपने घर में, परिवार में कोई शादी करते हैं, तो विवाह को बोला जाता है मांगलिक कार्य, कि बच्चे का विवाह हो रहा है कि तो हमारे घर में एक मांगलिक कार्य है।
मांगलिक यानी मंगल से जुड़ा हुआ कार्य है। विवाह में तो बहुत ही जोश और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बिना मंगल के जोश पैदा होता ही नहीं। मंगल हमारे जीवन की वो ऊर्जा है जो हमें कर्म करने की ताकत देती है। इस संसार में जो जो मुसीबतें हमें प्राप्त होती हैं, उन मुसीबतों से जूझने की ताकत भी मंगल ही देता है। जब हम इस संसार में आते हैं तो जाने अनजाने में कुछ दुश्मन पैदा हो जाते हैं, कुछ बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं समय के अनुसार, तो उनसे जूझने की ताकत भी मंगल ही देता है। ये क्रिया उसी प्रकार की है कि जब भी कोई बीज अंकुरित होकर के छोटा सा पौधा बनता है तो उस पौधे के चारों तरफ कोई ना कोई खरपतवार यानी कि अनवांटेड पौधे भी उगाते हैं। तो ये हमारे जन्म लेने के बाद, इस संसार में आने के बाद हमारे जीवन में कुछ अनवांटेड इवेंट्स भी क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, अनवांटेड परिस्थितियां भी पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, जिसे जीवन युद्ध का नाम दिया गया है। और इस संसार के हर व्यक्ति को उस जीवन युद्ध से गुजरना ही होता है। और इस जीवन युद्ध से पार पाने के लिए मंगल बहुत सहयोगी है। और गृहस्थ जीवन तो अपने आप में ही जीवन युद्ध है। विवाह बहुत आवश्यक भी है और विवाह को निभाना अपने आप में चैलेंजिंग भी है। तो बिना मंगल के पार पड़ ही नहीं सकती। सौरभ जैन कह रहे हैं किसी भाव में कोई ग्रह नहीं है। कोई बात नहीं, अगर किसी भाव में कोई ग्रह नहीं है तो हर भाव में कोई ना कोई उसका मालिक होता है। आपने उस मालिक को कंसीडर करना है। उत्तन मौर्य जी ने में 4 ग्रहों को 11वें भाव में लिखा है। उत्तन जी, जैसा आपको वो एग्जाम्पल दिया था हमने, सेम उसी तरह से आपको इसको ठीक करना है, समझना है, डिकोड करना है। अमन मित्तल लिख रहे हैं जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग है वो चंद्र ग्रहण के क्या उपाय करें या क्या मंत्र जाप करें। अमन, इसके कई उपाय हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण बेसिकली मन का ग्रहण है। मन के ग्रहण का तात्पर्य है कि आपके मन को राहु या केतु ने ग्रस लिया है, यानी कि उसको कोई दूसरी ताकत कंट्रोल कर रही है। और जब हमारे मन को कोई दूसरा व्यक्ति कंट्रोल करने लग जाता है तो हम जीवन में खुश नहीं रह पाते। अपनी क्लास में मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में मत दो, नहीं तो वो आपको बार बार इमोशनली परेशान करेगा। जिन लोगों की कुंडली में भी चंद्र ग्रहण है वो अपने जीवन में बार बार इमोशनली हर्ट होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों से। और उसकी प्रमुख वजह होती है उनकी अज्ञानता। उस अज्ञानता के कारण उनके मन को ठेस लगती है। जिनकी कुंडली में भी ये योग होता है वो दूसरों से एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं और जब वो एक्सपेक्टेशन अचीव नहीं होती तो हर्ट हो जाते हैं।
अब मान लीजिए चंद्र ग्रहण वाला व्यक्ति है, उसका विवाह हो जाता है, वो अपनी पत्नी से जो एक्सपेक्टेशन रखेगा नॉर्मल की जगह कुछ ज्यादा रखेगा, और वो उसकी पूरी नहीं होगी तो उसी समय दिक्कत में आ जाएगा। आपने अपनी एक्सपेक्टेशन को दूसरों पे नहीं लादना चाहिए, और ये क्यों मान के बैठ गए कि कोई दूसरा व्यक्ति जो आपके जीवन में है वो केवल आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए है। उसका भी अपना लाइफ है, पर वो ये बात नहीं समझ पाते। वो कहते हैं अगर मेरा पति है तो सारी इच्छा पूरी, वो मेरी पत्नी है तो मेरी सारी इच्छा पूरी करे। ये इच्छा पूर्ति के चक्कर में चंद्र ग्रहण वाले व्यक्ति अक्सर दुखी रहते हैं, और कभी कभी तो इनको लगता है कि जैसा हम सोचते हैं दुनिया बिल्कुल वैसे ही सोचे जैसे हम सोच रहे हैं। अब इसमें उपाय क्या करना है? सबसे पहला उपाय, ये जीवन क्या है, इस प्रश्न को अपनी डायरी में लिख लें। ये जीवन कैसे काम करता है, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास हमें कैसे परिणाम देते हैं। इस प्रश्न की गहराई में चलते चलते इनके प्रश्न के आंसर जब वो ढूंढेगा तो निश्चित रूप से उसे समझ में आएगा कि वो कितना गलत फहमी का शिकार था। तो ये बेस्ट रेमेडी है, पर ये लॉन्ग टर्म है। डेली रूटीन में हम क्या कर सकते हैं? डेली रूटीन में आप चंद्र ग्रह के वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हैं। वैदिक मंत्र बड़े होते हैं, अगर नहीं कर सकते वैदिक मंत्र क्योंकि बड़े हैं, याद नहीं रहते हैं, तो आप उनके बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अगर चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप भी नहीं कर सकते तो भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में चले जाएं, शरणागत हो जाएं, क्योंकि जीवन का ज्ञान तो भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं, और इस ग्रहण से मुक्ति का मार्ग भी वही सुझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से भी, अब मैंने यहां पे शब्द इस्तेमाल किया भक्ति। भक्ति वो शक्ति है जो भक्त को भगवान से मिलाने में सक्षम है, और अगर भगवान ही मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए, जीवन का उद्देश्य ही पूरा हो जाता है। ऐसे लोगों को बार बार वृंदावन में जाना चाहिए। जो लोग दूर बैठे हैं उन्हें वृंदावन से बाके बिहारी जी की तस्वीर लेकर के आनी चाहिए, अपने घर में बिहारी जी से को प्रार्थना पूर्वक स्थापित करें, उनका ध्यान करें, उनकी भक्ति करें, किसी को अपना गुरु बनाएं। गुरु कोई साधु हो सकता है, कोई संत हो सकता है, कोई विद्वान व्यक्ति हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, या मंत्र का ममर्ज्ञ हो सकता है। गुरु बना करके भगवान श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त करें और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। और कुछ ना समझ में आए तो नाम जाप ही कर लें। नाम जाप होता है जैसे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण का नाम रिपीट करना, कृष्ण भगवान का नाम बार बार रिपीट करना, जैसे राम 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 राम, ये नाम जाप है। ऐसे कृष्ण 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 कृष्ण, ये नाम जाप है। राधा 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 राधा, ये नाम जाप है। नाम जप करने से जो राहु का दुष्प्रभाव होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण राहु या केतु
कि चंद्रमा के साथ में आने से होता है, ये राहु और केतु के दुष्प्रभाव को नाम जाप समाप्त कर देता है, दुष्प्रभाव को। और जब ये राहु केतु का दुष्प्रभाव कम पड़ जाता है या समाप्त होने के कगार पर आ जाता है, तो व्यक्ति आनंद में रहने लग जाता है, आनंद पूर्वक रहने लग जाता है। आपको एक कमाल की बात बताऊं, अगर आप उच्च कोटि के साधु संतों की कुंडलियां देखेंगे तो उनकी कुंडलियों में बड़े ऊट पटांग से योग दिखाई देंगे आपको। परमेश्वर करे आपको ऐसे लोगों की, महान संतों की कुंडलियां देखने का अवसर प्राप्त हो, जिससे ज्योतिष में और गहराई आपको समझ में आए। तो आप देखेंगे उनकी कुंडलियों में चंद्रमा या तो नीच का मिलेगा, या शनि ग्रह के साथ मिलेगा, या राहु केतु के साथ मिलेगा, या सूरज के साथ मिलकर अमावस्या को होगा। ये मैक्सिमम चांस है। इसलिए उन्हें जीवन में दुख बहुत प्राप्त होता है। पर एक समय आता है, उनको भक्ति करते 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 करते, नाम जप के प्रभाव से, उनके गुरु के आशीर्वाद से, जब उनका ये दोष दूर होता है, तो फिर वो राजाओं वाली जिंदगी में आ जाते हैं। राजा का मेरा मतलब वो लग्जरी से नहीं है। राजा का तात्पर्य है कि मान सम्मान, बड़े बड़े लोग उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। आम जनता, नेता हो या राजा हो या फकीर हो, सब उनके पांव में लौटते हैं। तो वो भी एक जीवन का एक आयाम है, उनका नेम फेम है। और वो आनंद अवस्था में चले जाते हैं, प्रसन्न अवस्था में चले जाते हैं, और फिर और कोई शक्तियां नहीं जो उनको दुख दे सके, दुख पहुंचा सके। तो ये उपाय भी बहुत अच्छा है। हर सोमवार को चावलों का दान मंदिर में देके आना, किसी भी मंदिर में, बहुत उत्तम है उपाय। भगवान शिव का जल अभिषेक करना, ओनली केवल जल से अभिषेक करना, केवल एक लोटा जल नहीं, बाल्टियां भर लो, 4 5 6 जितना सामर्थ्य, धीरे धीरे शिवलिंग पर पतली धारा से जलाभिषेक करें भगवान शिव का। ओम नमः शिवाय का पाठ करें आप, बहुत उत्तम रहता है। सामर्थ्य है, अच्छा है तो थोड़ा दूध मिला लें जल में, और ओम नमः शिवाय का पाठ करें डेली। ये क्रिया 20 से 25 मिनट डेली करना आरंभ कर दीजिए। ये जलाभिषेक ही आपकी कुंडली में बैठे हुए चंद्र ग्रहण दोष को दूर कर देगा। और फिर आप अपना जिंदगी का रिमोट जो आपने दूसरों के हाथ में दे रखा है वो वापिस छीन लेंगे। भैया तुम्हारे दुख पहुंचाने से, कष्ट पहुंचाने से मुझे कष्ट नहीं होने वाला। कष्ट किस चीज का होता है हमें? मानसिक कष्ट। सबसे बड़ा कष्ट जीवन में है रिलेशनशिप का। चाहे वो रिलेशनशिप माता पिता के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, या अपने जीवन साथी के साथ हो, या अपनी संतान के साथ। और चंद्र ग्रहण जिनका होता है वो दूसरों से एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, बच्चों से, स्पाउस से, माता पिता से, भाई बहनों से, मित्रों से, और एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जब आप ये एक्सपेक्टेशन ही छोड़ देते हैं, अब उनका सामर्थ्य नहीं कि वो आपको दुख और कष्ट पहुंचा सके। तो अमन, एक ये उपाय हो गया। एक उपाय और क्या हो सकता है? ग्रहण वाले दिन
काले तिल और सफेद तिल दोनों मिला लें। काले कपड़े में एक पोटली बनाएं, उसे अपने ऊपर से 7 बार वारें और बहते जल में जल प्रवाह कर दें जब भी ग्रहण हो। और यदि किसी के पास सामर्थ्य है तो उसे अपने वजन के बराबर का 7 प्रकार के अनाज तुलादान विधि से गौशाला में या गुरुद्वारे में या धर्म स्थान में या किसी अन्य संस्थान में ग्रहण से अगले दिन दान कर देना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष हो, प्राणायाम जरूर सीखना चाहिए। श्वासों की टेक्निक, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, ये उनके लिए बेहतर रहेगा। और क्या उपाय कर सकते हैं? अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक 25 या 30 किलो चावलों का कट्टा भरें या बाजार से खरीद के ले आएं और 100 ग्राम की चांदी उस कट्टे के भर के रख दें, उसको ऊपर से सील दें और उन चावलों को आप 1 वर्ष तक वहां पर स्थापित कर दें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। इससे भी आपको लाभ प्राप्त होता है। रतन भी पहना जा सकता है, पर रतन पहनने के लिए ज्योतिषाचार्य की जरूर मदद लें। रतन धारण करने में काफी अनुभव और काफी एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, केवल आंख बंद करके लगन पंचम नवम पर ध्यान देते हैं और उसका रतन धारण करा देते हैं और मार्क और बाधक की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं कि किन विशेष परिस्थितियों में मार्केश और बाधकेश का रतन पहनाना चाहिए और कितने समय तक पहनाना चाहिए। तो ये सीखने का एक मामला है, तो उसमें भी वो भी हेल्प कर सकता है, बट इट्स विन विन सिचुएशन, तो मैं उस पर नहीं कहूँगा। इसके अलावा चंद्र ध्यान, चंद्र ग्रहण के जातकों को इसे मून मेडिटेशन भी कहते हैं कि प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना बहुत उत्तम रहता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण लोगों जिनके कुंडली में होता है उनको कफ से रिलेटेड परेशानियां बहुत होती हैं, श्वास संबंधी रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं, कभी कभी तो टीबी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। संबंधित रोग, एलर्जीज, डायबिटीज, ये सब होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो हमें केवल मानसिक शांति के लिए ही नहीं, अपितु हमें हेल्थ के लिए भी ये उपाय करना बहुत जरूरी है। बाकी उपाय तो बहुत है। गंगा स्नान करते रहें, स्नान करते समय गंगा जल थोड़ा सा मिला लें पानी में, अच्छी रेमेडीज है, जो भी आपसे हो सकता है करें। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रभा जी का। फर्स्ट हाउस मंगल और सूर्य के क्या सही होता है, तो क्या अगर दोनों एक साथ लगन में हैं ये अच्छा योग है या नहीं? अति जो होती है प्रभा जी, ये निषेध है।
अति सर्वत्र वर्जेत। किसी चीज की अधिकता होना ठीक नहीं। टू मच गुड इज नॉट गुड, इसका आंसर है। सूर्य भी फायरी है, मंगल भी फायरी है, तो फायर क्रिएट हो गई। और वो कहां क्रिएट हो गई? फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस इज योर ब्रेन, आपका बुद्धि स्थान है। वहां पे अगर फायर हो जाएगी तो आदमी का मिजाज बिगड़ जाएगा। कहते हैं ना, शांत मस्तिष्क ही कोई आइडिया बता सकता है। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए पहली है कि व्यक्ति शांत मस्तिष्क के साथ सोचे। और सूर्य और मंगल दोनों दिमाग को गर्म कर देते हैं बहुत जल्दी, इमीडिएट टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं। इरिटेशन बहुत होता है इनमें, डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है। इट्स नॉट गुड। ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता आगे चल करके, और कभी कभी तो ये खुद की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। ब्रेन से रिलेटेड तकलीफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वीरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं पहले भाव में केतु और सत्व भाव में राहु, अच्छा 7वें भाव में राहु। ये लिखने की जरूरत नहीं है वीरेंद्र जी, अगर पहले भाव में केतु तो ऑटोमेटिक 7वें में राहु होगा। तो कृपया बताएं कि 7वें भाव में मसनूई शुक्र बनेगा? नहीं, ऐसे नहीं बनता वीरेंद्र जी। मसनूई ग्रह से नहीं बनते। और अभी आप जो आपने हमारा कोर्स परचेज किया उसमें मसनूई के ऊपर मैंने 3 या 4 क्लास ली हैं, उनको बड़ा डिटेल से समझें, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लोन करण जी लिख रहे हैं दूसरे घर में गुरु राहु युति है, राहु मतलब महादशा शुरू है, अनेक्सिटी से बचने के क्या किए जा सकते हैं? पहली बात तो लोन करण जी, गुरु और राहु ये एनेक्सिस नहीं बनाते, ये दूसरी ही तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये इंसान को इंटेलिजेंट तो बहुत बना देते हैं, पर इंटेलिजेंसी का घमंड बहुत पैदा कर देते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाता, या ये भी कह सकते हैं कि उनके द्वारा लिए गए फैसले गलत साबित हो जाते हैं। ये भी एक समस्या है। तो इट्स नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप। जहां तक बात है एनेक्सिटी से बचने के लिए, तो जो मैंने ग्रहण दोष के मैंने उपाय बताए, आप सारे के सारे वो उपाय भी कर लेंगे तो भी, या मुझे ये बोलना चाहिए उनमें से कुछ उपाय कर लेंगे, तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बेशक आपकी कुंडली में राहु और चंद्र बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। अगला प्रश्न है नरेश जी का। लगन में शुक्र राहु की बुध की युति है और 2 भाव में सूर्य शनि की युति है। नरेश जी, इट्स नॉट गुड फॉर द मैरिज लाइफ। शुक्र राहु बुध तीनों जब भी एक साथ होंगे, ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। सूर्य शनि की युति हो जाए तो आग में घी डालने वाला काम है, यानी कि झगड़ा और बढ़ जाएगा। पत्नी का स्वभाव, पत्नी के सोचने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। पति सोचेगा पूर्व की तरफ, पत्नी चलेगी पश्चिम की तरफ। तो इट्स अ टिपिकल योग।
अगला प्रश्न क्या लिख दिया? केतु 13 डिग्री, वीनस इतना डिग्री, ऑल इन 10th हाउस, इन स्कॉर्पियो असेंडेंट। प्रतीक जी, आप क्वेश्चन बॉडी वे में लिखें। ये समझ में ही नहीं आया कि आप 10th हाउस में पूछना क्या चाह रहे हैं। प्रश्न लिखिएगा, है ना। प्रभा जी लिख रहे हैं, शनि पंचमेश होकर के अगर अष्टम में बैठे हों तो क्या चिंता का विषय बनता है? बनता भी और नहीं भी बनता है। अगर आप ज्योतिष की तरफ ऐसा व्यक्ति चला जाए, अकल्ट की तरफ ऐसा व्यक्ति चला जाए, तो इट्स ए गुड। बट अगर चाहे जीवन में कि उसको प्रेम मिले, हर कोई उसे प्यार करे, जिसे वो चाहे वो उसको उतना ही प्यार करे, तो नेगेटिव है, फिर बात में मजा नहीं है। पंचम भाव इट्स अ हाउस ऑफ लव, फैक्शन, पैशन। ऐसे व्यक्तियों का पैशन अकल्टिज्म में और 8th हाउस में होता है। और जो अकल्ट की तरफ जाते हैं उनको ये संसारी प्यार तो छोड़ना पड़ता है और परमात्मा से प्यार करना पड़ता है, तो ही वास्तविक अकल्ट गुरु बनता है। दो काम एक साथ नहीं हो सकते। निधि लिख रही हैं, D1 चार्ट या D9 चार्ट में विवाह के लिए क्या देखना होता है? निधि जी, अभी मेरा एक कोर्स अभी अभी खत्म हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली वो 2 दिन के अंदर हमारी ऐप में भी आ जाएगा। आप उस कोर्स में देखिए, मैंने बड़ा डिटेल में बताया है कि विवाह के लिए D1 से और D9 से क्या देखते हैं। प्रतिभा जैन लिख रहे हैं, वॉक योगा विल वर्क। वॉक योगा कैसे होगा? पर योग की तरह उसको आप कर सकते हैं। डेफिनेटली वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज और अल्टीमेट एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज है। जिसको एक्सरसाइज ना सीखनी हो, योग ना सीखना हो। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, लोग है ना प्राणायाम को भी योग समझते हैं, एक्सरसाइज को भी योग समझते हैं, आसन को भी योग समझते हैं। नहीं, योग बिल्कुल डिफरेंट है, वो अलग चीज है। बट हाँ, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, बहुत बेनिफिशियल है। सौरभ जैन लिख रहे हैं, मेष लगन की कुंडली में शनि 4th और 10th में चंद्रमा, क्या ये राशि परिवर्तन है? अगर शनि चौथे में है और चंद्रमा 10वें में है तो निश्चित रूप से ये राशि परिवर्तन है। अब ये लिख रहे हैं कि परिवर्तन से विष दोष खत्म हो जाता कि नहीं? शनि और चंद्रमा जब साथ होते हैं तो विष दोष होता है, पर जब केवल दृष्टि संबंध होता है तो विष दोष से मिलते हुए रिजल्ट तो आते हैं, पर बहुत कम आते हैं। और क्वेश्चन किसी और का भी लेते हैं हम। 7वें भाव में अनु जी लिख रही हैं, वृश्चिक राशि हो और वहां मंगल केतु, ये सब पर्सनलाइज में घुस गए हैं। हाँ अनु जी, जो आपने लिखा है कि 2.5 किलो जलेबी दान करने के लिए, हाँ बिल्कुल दान करनी चाहिए। चाहे वो योग महिला की कुंडली में हो चाहे पुरुष की कुंडली में हो, जलेबी दान करना यहाँ पर बेनिफिशियल होगा।
और किसी नया नॉट इवन ए सिंगल प्लेनेट इन केंद्र 1 4 10। गुलशन कुमार बत्रा जी लिख रहे हैं कि केंद्र में कोई ग्रह नहीं है। नहीं है तो चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं। केंद्र में बैठे हुए ग्रह इंसान को ताकत देने का कार्य करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति मार्ग चुनना चाहिए। ताकत का क्या करेंगे? प्रेम का मार्ग चुने, भक्ति का मार्ग चुने तो जीवन अच्छा हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली में केंद्र स्थान में कोई ग्रह ना हो, उन्हें समर्पण का मार्ग ढूंढना चाहिए, ईश्वर की शरण प्राप्त करनी चाहिए। काय को ताकत प्राप्त करनी, दासत्व का भाव उनमें होना चाहिए कि हम ईश्वर के दास हैं, और ऐसी भावना करने से उनके जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। हर्ष पटेल लिख रहे हैं, क्या कुंडली में नीच प्लेनेट या अशुभ प्लेनेट का मंत्र कर सकते हैं? हर्ष, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये जब तक केस स्टडी नहीं होगी पता नहीं चलेगा। अशोक कुमार जी लिख रहे हैं, चंद्र शनि की युति क्या विष दोष है? बिल्कुल है, अभी बताया। प्रतिभा जी, चंद्र ग्रहण का मैंने अभी उपाय बताए हैं। नीच के उपाय, अगर चंद्रमा नीच का हो जाए तो उसका अलग हो सकता है। वीरेंद्र जी ने छठे भाव के गुरु के बारे में लिखा है, कोर्स में बड़ा आराम से समझाया गया है, मैंने उस कोर्स में डिटेल में बड़ा दिया हुआ है। देखिए, आप लोग सूत्रों पे चर्चा करें तो बड़ा आनंद आएगा, पर मुझे लगता है आप लोग सभी पर्सनल कुंडलियों के उठा के पॉइंट ढूंढ रहे हैं, कंसेप्ट नहीं समझना चाह रहे। संजय जोशी जी लिख रहे हैं, लाल किताब के हिसाब से लगन में केतु 3rd हाउस में है और गुरु 9th हाउस में है, शनि और 11 हाउस में सूर्य है, मंगल बुध, रे भगवान। ये कुंडली विश्लेषण का विषय है, किसी क्लास में लेंगे कुंडली विश्लेषण जब देखेंगे। गुरुजी, जुपिटर मरकरी का कैसे बिहेव रहेगा? गुरुजी, जुपिटर और मरकरी का इन 12th हाउस। आशीष जी, जब भी बृहस्पति के साथ बुध रहता है तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, बड़ा ज्ञानी होता है, पर चूंकि 12वां भाव पति पत्नी के फिजिकल रिलेशंस का हाउस है और मरकरी जो होता है ये 12वें भाव में नीच राशि का माना जाता है अकॉर्डिंग टू द लाल किताब। और मरकरी का संबंध इंपॉर्टेंसी से है। मरकरी गुरु के साथ असहज हो जाता है, या आप ये कहे कि गुरु को वो अपना शत्रु मानता है। तो यहां पर बुध बिल्कुल भी खुश नहीं है 12वें भाव में, वो भी गुरु के साथ है। तो ये पति पत्नी के, अगर वो व्यक्ति शादीशुदा है तो फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर के काफी चैलेंजेस आते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप को काफी चैलेंजेस आते हैं। देवेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं, बृहस्पति केतु दूसरे घर में, राहु 8वें और 9वें, ये सब अपने पर्सनल में आप आ गए। केतु दूसरे घर में, राहु 8वें और शनि 5वें। शनि अच्छा है या बुरा है, ऐसे नहीं देखते देवेंद्र जी। आप शनि को जज करने के लिए सबसे पहले देखो मंगल के क्या हालात हैं, बुध के क्या हालात हैं कुंडली के अंदर, फिर पता चलेगा। नरेश जी ने लिखा 100% राइट है, क्या उपाय करें? अब 100% राइट किस बात पे लिखा मुझे नहीं पता। इज दीज आर डिग्री, व्हाट इज इफेक्ट? सर, दीज आर डिग्री नहीं, ये प्रतीक जी ऐसे एनालिसिस हो नहीं पाता है कि डिग्री का क्या इफेक्ट होगा।
जब तक हमें ये ना पता चले किस भाव में है, कौन सा लगन है, कौन सा क्या है, D9 में उस प्लेनेट की क्या पोजीशन है, मतलब गड़बड़ हो जाएगी। सर सेकंड हाउस में खाली है तो 8वें हाउस में जुपिटर हो तो 100% दृष्टि होगी गुरु की। इसको प्रेडिक्ट क्या करेंगे? तो प्रतिभा जी ऐसा है, सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा हो या ना बैठा हो, 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठेगा, लाल किताब के अनुसार वो अपनी उल्टी दृष्टि से और 100% दृष्टि 100% वो सेकंड हाउस को देखेगा ही देखेगा। और गुरु 8वें में बैठा है तो इसका मतलब व्यक्ति के पास सामर्थ्य है धनवान बनने का। बाकी बहुत क्वेश्चन है, पर मुझे लगता है हम अभी आज टाइम हो गया है, आज हम इसको यहीं पे करेंगे। एक हर्ष जी का प्रश्न का जवाब दे दूं, क्या गायत्री मंत्र से गुरु एक्टिव होता है? गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं, 24 देवता होते हैं, 24 देवताओं की शक्तियां होती हैं। गायत्री मंत्र हमारे कुंडलिनी चक्र को भी एक्टिव करते हैं और 9 के 9 ग्रहों को ठीक करने में भी बहुत उपयोगी होते हैं। बस समस्या एक ही है गायत्री मंत्र के साथ कि श्रापित है, एक्टिव होने में से बहुत लंबा समय लग जाता है। बाकी तो गायत्री मंत्र मंत्रों का राजा है, हमारे सनातन धर्म में इससे बड़ा मंत्र नहीं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसको आज यहीं पे पूरा करते हैं। नेक्स्ट वीक सेम टाइम 11 बजे हम फिर मिलेंगे। आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप उसके तहत ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।